हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक आपका पंकज एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वंशागति के नियम। पिछले चैप्टर में हमने टर्मिनोलॉजीज वगैरह देखी थी। मेंडल की तकनीक, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो किस तकनीक से किए, क्या क्या उन्होंने यूज किया, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की, वो आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं। सबसे पहले पादपों में संकरण करवाने हेतु मेंडल ने एक तकनीक विकसित की जिसे हम क्या कहते हैं, विपुंसन एवं थैलीकरण तकनीक। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। इस तकनीक में एक पौधे को नर की तरह तथा दूसरे को मादा की तरह प्रयोग किया जाता है। द्विलिंगी पुष्प मतलब इसमें नर और मादा दोनों क्या लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। और हमने देखा था कि मटर के पौधों को क्यों चुना था मेंडल ने। आप इसको हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। जिस पादप का प्रयोग मादा की तरह किया जाता है उसे उसके पुतंतुओं स्टेमन्स को शिशु अवस्था में ही काटकर हटा दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। यानी कि दोनों चीजें पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे स्त्री केसर भी पाया जाता है और पुंकेसर भी पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पुंकेसर है या स्टेमन्स है उनको काटकर हटा देना है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, विपुंसन या इमैस्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है। स्वपरागण के लिए विपुंसन किया जाता है। ठीक है। तो विपुंसन हम क्यों करते हैं, स्वपरागण कराने के लिए। ठीक है। विपुंसित पादपों को मेंडल ने एक थैली में बांध दिया। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। ठीक है। अब जो हमने हटा दिए हैं उन पौधों के ऊपर हमने क्या बांध दी, थैली बांध दी है। ठीक है। क्यों, क्योंकि दूसरे पौधे के जो परागकण हैं वो वहां पर आकर ना गिर सके। ठीक है। इसको हम अभी देखेंगे डायग्राम के थ्रू। अवांछित अनडिजायरेबल परागण को रोकने हेतु थैलीकरण किया जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये जो डायग्राम है वो शो कर रहा है अपने स्वपरागण और पर परागण दोनों को। ठीक है। एक ही पुष्प के, ठीक है, यहां से किसको, जो पुंकेसर है या स्टेमन है, इससे परागकण निकलकर उसी पुष्प के जो ओवरी है, ठीक है, या हमारा स्टिग्मा है, यहां पर आकर गिर जाता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। आगे बात समझ में। ठीक। यहां हम देखते हैं इमैस्कुलेशन क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे जो एंथर है उनको काटकर हटा दिया जाता है। ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये जो पुष्प के जो कलरफुल जो चीज होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, दल बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये पराग कोश। ठीक है। यहाँ पे पुंकेसर, और ये क्या है, जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, स्त्री केसर। बैगिंग अभी हमने पढ़ा था, इसके अंदर बैगिंग में क्या होता है, इस तरीके से एक थैली हम बांध देते हैं। ठीक है। जिससे जो जो दूसरे पुष्प के जो परागकण होते हैं वो आकर नहीं गिर पाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, परिपक्व होने पर नर पादप से परागकण एकत्रित कर विपुंसित पादप पर छिड़क दिए जाते हैं। इससे परागण संपन्न हो जाता है। परागण के उपरांत मादा पुष्पों में बीजों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इन बीजों से प्राप्त पादपों को मेंडल ने प्रथम संततीय पीढ़ी कहा या F1 पीढ़ी कहा। इससे आगे की पीढ़ियां स्वपरागण द्वारा प्राप्त की जाती है। आगे बात समझ में, जिनको क्या कहते हैं हम, द्वितीय संतति पीढ़ी कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एक जीन की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है। मतलब यहां हम एक ही एक ही जीन, एक ही जो करेक्टर है उसके ऊपर स्टडी करेंगे। देखिए, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक है।
यहाँ पे हमें याद रखना है एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण होगी, वंशागति का ध्यान रखना है। ठीक है, मेंडल ने हमें पता है प्लांट की हाइट ली थी, ठीक है, पादप की ऊंचाई, जिसके क्या हो सकते हैं बेटा, दो विपर्यासी रूप हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जिन्हों बोलते हैं हम। कौन कौन से हो सकते हैं, लंबापन हो सकता है और बोनापन हो सकता है। ठीक है, तो लंबापन, आप देखो यहाँ पे लंबापन को हमने कैसे डिनोट किया है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और बोनेपन को स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ हमने किसको डिनोट किया है, जनकों को, मतलब पेरेंट्स को। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट्स है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। युग्मक जो है क्या होंगे बेटा, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, मतलब अगुणित अवस्था में होते हैं। तो एक कैपिटल टी कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और एक कैपिटल टी कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे बेटा, एक स्मॉल टी यहाँ पे और एक स्मॉल टी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, F1PD बनेगी। F1PD में क्या आएगा, हमेशा कैपिटल टी और स्मॉल टी। सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इन पौधों में क्या कराएंगे हम, जो F1PD में जो पौधे प्राप्त हुए उनके अंदर स्वपरागण कराएंगे, यानी सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। तब हमें क्या मिलेगी, F2 जनरेशन, F2PD मिलेगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, चेकर बोर्ड। ठीक है, चेकर बोर्ड, यहाँ हमने क्या रखा बेटा, इससे जो F1PD में जो पौधे प्राप्त हुए थे उनके युग्मक बनाए हमने। क्या युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो ये हमने बना दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ हमने युग्मक रख दिया दोनों तरफ। अब इसमें हमने क्या किया, क्रॉस करवाया, तो क्या बनेंगे, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी। यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहाँ क्या बनेंगे बेटा, यहाँ बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, मतलब हमें तीन पौधे कैसे होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होंगे और एक पौधा बोना प्राप्त होगा। देखिए F2 जनरेशन में लक्षण पर रूप कैसे होंगे, लंबे पौधे और बोने पौधे का अनुपात क्या होगा, 3:1 होगा। ठीक है, ये हमें याद ही रखने हैं, जो हमने हाईलाइट किए हैं वो बिल्कुल याद रखने हैं। आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, लक्षण पर रूप पूछे एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो आपको हमें बताना है 3:1। ठीक है, 3:1। जीन पर रूप पूछे तो कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या रेशियो होगा इनका, 1:2:1। हमें याद रखना है ये कि कैपिटल टी इसको क्या बोलते हैं हम, समयुग्मजी लंबे पौधे। कितने प्राप्त होते हैं हमें, एक ही प्राप्त होता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी विषम युग्मजी लंबे पौधे होते हैं, जो कितने होते हैं, 2 पौधे प्राप्त होते हैं। और स्मॉल टी ये क्या होंगे बेटा, स्मॉल टी ये समयुग्मजी बोने पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, वो भी कितने होंगे, एक ही प्राप्त होगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट वंशागति का प्रथम नियम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वंशागति का प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम, इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, कारकों द्वारा किया जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और हमें याद रखना है कि लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, कारक करते हैं। कारकों का दूसरा नाम क्या है, जीन है, और ये किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। हमें याद रखना है हमेशा, कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, कारक विविक्त या डिस्क्रीट इकाई होते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन से, इसलिए हमें याद रहनी चाहिए। क्या है डिस्क्रीट, मतलब जैसे हमारी मिट्टी के कण होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, मेंडल ने देखा कि 2 शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर F1PD में केवल एक ही रूप प्रकट होता है। इसे क्या कहते हैं, प्रभावी रूप कहते हैं। अभी हमने जो क्रॉस देखा था वहां भी हमने देखा कि F1PD में सभी पौधे क्या होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो F1PD में जो रूप प्रकट होता है उसके क्या बोलते हैं, प्रभावी रूप या प्रभावी ट्रेट कहते हैं। ठीक है, इसका निर्धारण करने वाली जो एलील होती है उसको क्या कहते हैं, प्रभावी एलील या डोमिनेंट एलील कहते हैं। ठीक है, वह रूप जो F1PD में प्रकट नहीं होता है वह क्या कहलाता है, अप्रभावी रूप या रिसेसिव ट्रेट कहलाता है। तथा इसका निर्धारण करने वाली एलील अप्रभावी एलील कहलाती है। प्रभावी एलील
या डोमिनेंट एलील द्वारा अप्रभावी एलील या रिसेसिव एलील के फिनोटाइप को दबाने की घटना क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। यह आपको हमेशा याद रखना है, प्रभाविता की डेफिनेशन काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, तो प्रभावी एलील जब अप्रभावी एलील के फिनोटाइप को दबा देती है या प्रकट नहीं होने देती है, इसी घटना को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रभाविता कहते हैं। प्रभाविता के नियम के क्या हो सकते हैं? दो अपवाद हैं। कौन कौन से हैं? अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड, सह प्रभाविता, कंप्लीट डोमिनेंस। ये दोनों क्या होते हैं ये भी देखेंगे हम। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? कार्ल कोरेंस ने की थी। और कौन से प्लांट में की है? मिराबिलिस जलापा में की है। अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण कौन कौन से जो प्लांट हैं जिनके अंदर अपूर्ण प्रभाविता हमें देखने को मिलेगी? मिराबिलिस जलापा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। एंटीराइनम मेजस, स्नैपड्रैगन या कुत्ता पुष्प पादप, डॉग फ्लावर प्लांट, ठीक है, इसमें भी क्या देखने को मिलती है? हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। थर्ड हमारा एंडुलेशन फाउल्स, ठीक है, मुर्गों के अंदर भी जो देखोगे अभी वो जो फीदर्स होते हैं उनके कलर क्या क्या होता है, पैटर्न भी होता है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से होता है। स्टार्च के कणों का आकार ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? अपूर्ण प्रभाविता पर। अब देखते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है। मेंडल के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी की संतति में प्रभावी लक्षणों वाली होनी चाहिए। ये हमें अभी देखा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, मतलब प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। किंतु कुछ जीवों में F1 पीढ़ी की संतति दोनों जनकों से क्या होती है? भिन्न होती है। जहां हमने लंबे पौधे और बोने पौधे लिए थे तो हमें सिर्फ F1 पीढ़ी में लंबे पौधे ही मिले थे, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होगा? ना तो लंबे मिलेंगे ना बोने मिलेंगे, मतलब दोनों से ही अलग लक्षण मिलेंगे देखने को। अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों कारक उपस्थित होते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं, किंतु प्रभावी कारक पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? दोनों जनकों से भिन्न या फिर मध्य प्रकार की क्या होगी? संतति उत्पन्न होगी। यह हमें याद रखना है। यहाँ पर जो गुण होगा वो कैसा होगा? दोनों के मध्य प्रकार का होगा, ठीक है। कैसे? देखो, ये हमारे एनसीईआरटी का क्या है, एक एग्जाम्पल दे रखा है जो हम देख रहे हैं कि लाल पुष्प वाले पादप, ठीक है, ये किसका है बेटा? लाल पुष्प और श्वेत पुष्प। यहाँ लाल जो पुष्प है उसको हमने रेड, ठीक है, डोमिनेंट होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे डिनोट किया है कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है। और श्वेत जो सफेद पादप है, पुष्प हैं, उनको कैसे डिनोट किया है? स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है। जब हमने युग्मक बनाए तो क्या बना? यहाँ पे कैपिटल आर और इनसे स्मॉल आर। जब F1 जनरेशन हमें मिली तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें अगर मेंडल के फर्स्ट लॉ से अगर देखें हम, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के देखें प्रभाविता के नियम से, तो यहाँ कैसे होने चाहिए थे? रेड पुष्प होने चाहिए थे, लाल पुष्प होने चाहिए थे, लेकिन हमें क्या मिल रहे हैं? यहाँ पे गुलाबी पुष्प मिल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे मध्यवर्ती प्रकार का क्या मिला हमें? जो F1 जनरेशन मिली है, ये F1 जनरेशन में नया गुण देखने को मिला है, ठीक है। अब हमने क्या किया? इससे क्रॉस करवाया, वापस स्वपरागण कराया, ठीक है। तो क्या देखने को मिला? एक पुष्प वापस हमें लाल देखने को मिला और 2 पुष्प वापस गुलाबी देखने को मिले और एक हमें सफेद रंग का क्या देखने को मिला? पुष्प देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो हमें नया गुण देखने को मिला, जो दोनों जनकों से भिन्न था, वो कौन सा था? यहाँ पर गुलाबी था, ठीक है। यही हमारी क्या है? अपूर्ण प्रभाविता है। देखो यहाँ पर फिनोटाइपों का अनुपात क्या होगा? लाल अनुपात गुलाबी अनुपात सफेद, ठीक है। फिनोटाइप 3 फिनोटाइप हमें मिले हैं, ठीक है। तो इनका अनुपात 1:2:1, 1:2:1। जीनोटाइप का अनुपात कैसा है? कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो स्मॉल आर 1:2:1। मतलब अपूर्ण प्रभाविता में, ठीक है, जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा किससे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो हमने देखा था वहां से डिफरेंस होगा। कहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें? मेनली हमें फिनोटाइप में देखने को मिल रहा है,
ठीक है। सह प्रभाविता कोडोमिनेंस, मेंडल के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में संतति प्रभावी लक्षणों वाली होनी चाहिए, किंतु कुछ जीवों में F1 पीढ़ी की संतति F1 संतति में दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट हो जाते हैं। सह प्रभाविता में F1 पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों कारक या दोनों ही जीन स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रकट करते हैं। सह प्रभाविता के हम अब उदाहरण देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं। AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, AB रक्त समूह, MN रक्त समूह, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और मवेशियों में बालों का रंग, ठीक है, जो जानवरों में बालों का जो रंग होता है। अब ये जो मवेशी, ठीक है, यानी जो जानवर हैं, ठीक है, मेनली हम काऊ की बात करेंगे, यहाँ पे गाय की बात करेंगे। तो अब जब हमने क्या किया, नर काला लिया, ठीक है, और सफेद रंग की गाय ली है, ठीक है, मादा ली है। यहाँ पर हमने डिनोट किया है कैपिटल R और कैपिटल R, यहाँ पे हमने R1 R1 से डिनोट किया है, ठीक है, और यहाँ पे R2 R2 से डिनोट किया है, ठीक है। F1 जनरेशन में यहाँ पे जो युग्मक बनेंगे वो कैसे होंगे, R1 होगा, और यहाँ पे कैसे होंगे, सारे के सारे R2 होंगे। तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा हमें, R1 R2 मिलेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, हमें जो F1 जनरेशन मिलेगी उसमें जो कलर होगा वो कैसा होगा, रोन कलर होगा। अब ये रोन कलर क्या होता है, ठीक है, चितकबरा जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। कुछ जगह क्या होगा, वो काला होगा और कुछ जगह क्या होगा, सफेद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिबलिंग मैटिंग, ठीक है, जो उनके ऑफस्प्रिंग मतलब उनकी जो संततियां होगी उनके अंदर अगर हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो देखो क्या होता है, F1 F2 जनरेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ हमें देखो क्या मिलेगा, R1 R2 R1 R2 R1 R2, और एक ही हमें क्या मिलेगा, R2 R2 मिलेगा। मतलब एक ही जो संतति होगी वो कैसी होगी, सफेद रंग वाली होगी, बाकी तीनों कैसी होंगी, चितकबरी होगी, ठीक है, स्पॉटेड जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। AB रक्त समूह, ठीक है, AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, AB और ब्लड ग्रुप के लिए जीन कौन सी उत्तरदायी होती है, I जीन उत्तरदायी होती है, ठीक है। कैपिटल I से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं इसको। जीन I के 3 एलील होते हैं, कौन कौन से होते हैं, IA IB और I जिसको हम O बोलते हैं, लेकिन ये O नहीं होता, I0 होता है, ठीक है, स्मॉल I से भी इसको डिनोट करते हैं। और ये हमें याद रखना है कि जीन I जो हमारे ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार होती हैं, उसके कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं, ठीक है। IA एलील RBC, ठीक है, जो हमारी ब्लड के अंदर होती है, तो RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक विशिष्ट शर्करा निर्मित करती है, जिसे क्या कहते हैं हम, एंटीजन A कहते हैं, ठीक है। सेम IB भी क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक विशिष्ट शर्करा का निर्माण करती है, शुगर का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, एंटीजन B कहते हैं, ठीक है। लेकिन IO, ठीक है, कोई भी शर्करा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। एलील IA व एलील IB, ठीक है, एलील IO पर प्रभावी होती हैं, ठीक है, मतलब A और B, ठीक है, दोनों किसके ऊपर प्रभावी होंगी, I0 पर प्रभावी होंगी। जीन I के 3 एलील हैं, लेकिन किसी द्विगुणित जीव में प्रत्येक लक्षण के केवल कितने एलील उपस्थित हो सकते हैं, 2 ही एलील उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो अगर अध्ययन करना हो तीनों ही एलील का, तो कैसे कर पाएंगे, तीनों एलील का अध्ययन हम हमेशा ह्यूमन पॉपुलेशन में ही कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जीनोटाइप लिखा हुआ और यहाँ पे फिनोटाइप लिखा हुआ है, तो बताओ कैपिटल IA और IA, ठीक है, ये दोनों लिखे आए हों और एलील हों, तो क्या होगा उसके अंदर फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। IA और IB हो तो क्या होगा, AB होगा। IA और I0 हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। IB और IA हो तो क्या होगा, AB होगा। सेम हम इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो IA और IB हो तो AB, अगर दोनों उपस्थित हैं तो कैसा होगा, फिनोटाइप AB होगा, ठीक है। अगर
आई ए और आई जीरो हो तो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। लेकिन आई ओ कब हो सकता है, जब दोनों जगह जीरो हो, आई जीरो होगा तभी क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब देखते हैं यहां पर आप ये देख पा रहे हो एनिमेशन, जिसके अंदर ये कह रहा है कि ये क्या है। तो हम देखते हैं मानव जनसंख्या में रुधिर वर्गों का आनुवंशिक आधार दर्शाने वाली तालिका है, ये टेबल है, जिसके अंदर पेरेंट्स के क्या दे रखे हैं, एलील दे रखे हैं, ठीक है, और संतति जो यहाँ के जो उनकी बच्चे होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा, और उनके ब्लड ग्रुप का जो क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा वो यहाँ पे दिखा रखा है हमें, ठीक है, जो भी हमने देखा है। तो आप भी अपने चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका जीनोटाइप हो सकता है, ठीक है। वंशागति का द्वितीय नियम या फिर विसंयोजन का नियम, और इसे हमें क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने बताया कि F1 पीढ़ी में प्रत्येक जीन का 2 में से 1 एलील क्या होता है, छुपा हुआ रहता है, ठीक है, तथा F2 पीढ़ी में पुनः अपने मूल रूप में प्रकट हो जाता है, अर्थात एलील की क्या नहीं होती है, ब्लेंडिंग नहीं होती है, मतलब एलील मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। F1 पादप में युग्मक निर्माण के समय किसी लक्षण की जीन की दोनों एलील पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में क्या करती है, प्रवेश करती है। आगे बात समझ में, एक जीन के दोनों एलील एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसे ही क्या कहते हैं, विसंयोजन या पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक लक्षण का केवल एक एलील ही उपस्थित होता है, ठीक है, युग्मक में हमेशा केवल एक ही एलील उपस्थित होता है, क्योंकि वो अगुणित होते हैं, हमें याद रखना है हमेशा कि युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है। अतः युग्मक किसी ट्रेट या रूप के लिए क्या होंगे, शुद्ध होते हैं, ठीक है। अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। आगे बात समझ में, यह क्या है, सार्वत्रिक नियम है, जिसका कोई अपवाद नहीं है, हमें याद रखना है, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। कारकों का पृथक्करण कब होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में होता है, और अगर आपको डायरेक्टली पूछे कि कारकों का अंतिम पृथक्करण कब होता है, तो एनाफेज सेकंड में होता है। अगर आपको नहीं लिखे कि अंतिम पृथक्करण, तो आपको हमेशा क्या जवाब देना है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम में, एनाफेज फर्स्ट में होता है, ठीक है। पादपों में कारकों का पृथक्करण कब होगा, बीजाणु बनते समय होगा। बीजाणु क्या होते हैं, यहाँ पे युग्मक ही तो होते हैं, ठीक है। और जंतुओं में कारकों का पृथक्करण कब होगा, युग्मक बनते समय होगा। और ये बात समझ में, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पृथक्करण आवश्यक रूप से होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं दो जीनों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ये हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, कि एक जीन की वंशागति क्या होती है, उसके क्या क्या नियम उससे निकले, ठीक है, उनके अपवाद क्या क्या हैं, ठीक। अब हम देखेंगे दो जीनों की वंशागति क्या है। पूरे वीडियो को देखते रहिए, आज काफी हमने मेहनत से बनाया है और काफी कुछ जानकारी आपके लिए इकट्ठी की है एक ही जगह पर। विसंकर संकरण, ऐसा संकरण जिसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, विसंकर संकरण कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दो कौन कौन से लक्षण लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो यहाँ पे क्या लिया है कि बीज कैसा होगा, गोल होगा, और बीज का रंग कैसा होगा, पीला होगा। आ रही है बात समझ में, दोनों क्या लिए हैं आपने, गुण लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर ये किसको डिनोट करता है, गोल बीजों को डिनोट करता है। कैपिटल वाई किसको डिनोट करता है, पीले बीजों को डिनोट करता है। स्मॉल आर किसको डिनोट करता है, झुर्रीदार बीजों को। और स्मॉल वाई किसको डिनोट करता है, हरे रंग के बीजों को, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे क्या है, इन दोनों ये क्या है, पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, युग्मक बनाएंगे। तो एक जो है युग्मकों में क्या होता है, हमेशा एक ही एलील जाती है। और ये बात समझ में, तो यहाँ से एक कैपिटल आर आएगा और यहाँ से एक कैपिटल वाई आएगा।
यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे एक स्मॉल आर आएगा और एक स्मॉल वाई आएगा, दोनों में क्या होगा, क्रॉस हुआ, तो क्या बनेगा F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। किस टाइप के हमें क्या मिलेंगे, बीज मिलेंगे, गोल मिलेंगे और पीले रंग के मिलेंगे। ये सेम क्या हुआ बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ यहां तक, ठीक है। कैसे, क्योंकि दोनों क्या है, ठीक है, विषम युग्मजीय अवस्था में भी अपने प्रभावी एलील को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहां तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है, ठीक है। अब देखो, जब हम क्या करेंगे F2 जनरेशन में देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, F1 जनरेशन में आप जब हम स्वपरागण करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे, जीनोटाइप देखने को मिलेंगे और डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको आप अपने नोटबुक में बनाकर देख सकते हैं। तो हमें जो लक्षण प्ररूप मिलेगा, जो फिनोटाइप मिलेगा देखने को, वो कैसे मिलेगा कि पीले और गोल, ठीक है, पीले और गोल बीज कितने मिलेंगे हमें, 9 मिलेंगे, ठीक है। और पीले और झुर्रीदार कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। हरे और गोल कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। हरे और झुर्रीदार कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा, ठीक है। और हमारा जो जीनोटाइप है, ठीक है, वो कैसा मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर ये कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन जो दोनों एक ही जो लक्षण के लिए हैं जिम्मेदार, वो एलील एक साथ रखने हैं। जैसे कैपिटल आर या जो आर वाले हैं वो एक साथ रखने हैं और वाई वाले एक साथ रखने हैं। इन दोनों को हम आगे पीछे जरूर कर सकते हैं कि आर पहले लिख दें या फिर वाई पहले लिख दें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर ये कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल आर ये कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। कैपिटल वाई स्मॉल आर ये कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। स्मॉल वाई कैपिटल आर ये कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और स्मॉल वाई स्मॉल आर 1 मिलेगा। ये हम इसमें चेकर बोर्ड में हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन से हमें कितने मिल रहे हैं। इस F2 या डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन से जो हमें फिनोटाइप और जो जीनोटाइप मिला है, उससे हम निष्कर्ष निकालकर एक तीसरा नियम बताते हैं। क्या है उसका नाम, वंशागति का तीसरा नियम या फिर स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम F2 जनरेशन के आधार पर बनाया गया था, ठीक है, F2 पीढ़ी के आधार पर बनाया गया। इसके अनुसार किसी जीव में 2 भिन्न लक्षणों की जीन के एलील एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अतः युग्मकों में स्वतंत्र रूप से पहुंचते हैं या अपव्यूहित होते हैं। 2 भिन्न लक्षणों की जीन ठीक है, 2 भिन्न लक्षणों की जीन के 2 एलील होते हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। युग्मक निर्माण के समय विभिन्न लक्षणों की जीन के एलील क्या होते हैं, यादृच्छिकली या फिर रैंडमली रूप से, ठीक है, युग्मकों में प्रवेश करते हैं। इसके फलस्वरूप डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण में जनकीय जो संयोग होते हैं पेरेंटल के साथ साथ अजनकीय नॉन पेरेंटल संयोग भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे हमने फिनोटाइप देखा 9:3:3:1, ठीक है। तो ये जो 9 और 1 है, ये क्या है, ये यहां पर हमें पेरेंटल देखने को मिलते हैं, ठीक है, पेरेंटल जनकीय संयोग है ये। और जो 3:3:3 है, तो ये दोनों क्या देखने को मिलते हैं, हमें अजनकीय देखने को मिलते हैं। काफी बार हमें पूछा जाता है, ठीक है, नीट के अंदर। देखो पेरेंट्स कौन से थे, गोल और पीले, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई थे, ठीक है। अब जो हमें F2 जनरेशन के अंदर देखने को मिला था वो क्या है, ये, ठीक है। क्या गोल और पीले बीज हमारे पास क्या थे, पेरेंट्स में थे। हरे और झुर्रीदार भी थे, ठीक है, लेकिन पीले और झुर्रीदार हमारे पास नहीं थे और हरे और गोल भी नहीं थे।
तो ये क्या है बेटा, नॉन पेरेंटल है, और ये दोनों क्या है, पेरेंटल है हमारे पास। ठीक है, और ये जो बीच के अंदर आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पेरेंटल है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो रेशियो है वो भी याद रखना है कि जो फिनोटाइप है वो क्या है, 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1 हमें याद ही रखना पड़ेगा। और जो जीनोटाइप है वो हमेशा याद रखना है 122, 412, 121। ठीक है, आपका कैसा भी ये फॉर्मेट हो सकता है, आप किस तरीके से याद रखते हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा ये। अब हम देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, उसके अंदर जो अपवाद हैं वो सारे एक जगह पर हमने इकट्ठे किए हैं कि वंशागति का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था, उसके अपवाद क्या हैं, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और जो सह प्रभाविता, कंप्लीट डोमिनेंस, ये दो क्या है, प्रथम नियम या प्रभाविता के नियम के क्या है, अपवाद है। ठीक है, सेकंड वंशागति का द्वितीय नियम, विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक क्या है, सार्वत्रिक या यूनिवर्सल लॉ है। ये काफी बार पूछा जाता है कि मेंडल के जो नियम है उनमें से सार्वत्रिक नियम कौन सा है या यूनिवर्सल लॉ कौन सा है, तो वो कौन सा है, हमारा विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम है। वंशागति का तृतीय नियम, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसका अपवाद क्या है, सहलग्नता है। ठीक है, ये सहलग्नता क्या होती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लिंकेज जिसको बोलते हैं। अब बताइए, आप जो आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस देखते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो कौन थे, कॉल कोरेंस। ठीक है, नेक्स्ट, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम किसके द्वारा दिया गया था, सिद्ध किया गया था, कौन से, क्रोस से सिद्ध किया गया था स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। अभी हमने पढ़ा है जस्ट लास्ट के अंदर ही, डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। मेंडल का पृथक्करण का नियम एलील के किसके दौरान पृथक्करण से संबंधित है, मेंडल का पृथक्करण का नियम एलील के किसके दौरान पृथक्करण से संबंधित है, बीज निर्माण, भ्रूण निर्माण, युग्मक निर्माण या परागण के दौरान। एलील के किसके दौरान पृथक्करण, बताइए, पृथक्करण का नियम कहाँ होंगे, हमेशा युग्मक निर्माण के समय क्या होते हैं, हमेशा पृथक होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं, युग्मक निर्माण के समय। मिराबिलिस तथा एंटीराइनम पादप में लाल और श्वेत पादप के संकरण से गुलाबी रंग का जो पुष्प है वो प्राप्त होना किसे प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है, पृथक्करण दर्शाता है, संकरण ओज दर्शाता है, अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है, या फिर प्रभाविता दर्शाता है। हमने पढ़ा था कि मिराबिलिस, जलापा और एंटीराइनम ये एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, अपूर्ण प्रभाविता के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध लंबे पादप की एक संकर लंबे पादप से किस आधार पर पहचाना जा सकता है। एक शुद्ध लंबा पादप है हमारे पास, कैसा पादप है, शुद्ध लंबा पादप है, और एक संकर लंबा पादप है, तो इन दोनों को हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, पादप की लंबाई के आधार पर जो हम नाप कर देख सकते हैं, या फिर स्वपरागण द्वारा सभी पौधे बोने प्राप्त हों तो उसके देखकर हम बता सकते हैं, जिब्रेलिन के छिड़काव द्वारा पता कर सकते हैं, या फिर स्वपरागण द्वारा सभी पौधे लंबे प्राप्त हों तब देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर के सभी नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल मैडमोड नीट नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपके जो भी सुझाव हों वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।